सबको मेरा प्रणाम। मैं नर्मदा ठाकुर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश, आपके मनपसंदीदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से वर्णों के उच्चारण स्थान और वर्णों का जो वर्गीकरण है उसको संक्षिप्त रूप में समझाने जा रही हूँ। आपने ध्यानपूर्वक सुनना है और इसे समझना है। मैंने बहुत ही आसान ट्रिक के द्वारा इसे समझाया है। अगला वीडियो देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए देखते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण मुख से होता है। हम सभी जानते हैं वर्णों का जो उच्चारण है, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो उच्चारण कहाँ से हो रहा है? मुख से। ठीक है, मुख के जिस भाग को, जीवा जो हमारी जीवा है, वो मुख के जिस भी भाग को स्पर्श करती है उन्हीं स्थानों को वर्णों का उच्चारण स्थान कहा जाता है। जैसे मैंने एक स्कल्प का चित्र बनाया हुआ है, खोपड़ी का, मनुष्य की। इसके माध्यम से मैंने दर्शाने की कोशिश की है कि हाँ, हमारे कौन कौन से भाग है जिनके आधार पर वर्णों के जो उच्चारण स्थान के नाम रखे जाते हैं। तो देखिए, जहाँ जहाँ से सर्वप्रथम कंठ से शुरू होता है, फिर आपका तालु है, ये ठीक आपका जो मुख से ऊपर वाला भाग है। ठीक है प्यारे बच्चों, और नाक और मुख के बीच में यहाँ जैसे ऊपर को मूर्धा है, और ये वॉइस बॉक्स है, नीचे आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। और ये हमारे होंठ, देखो इनका भी प्रयोग होता है उच्चारण करने में, तो इधर चित्र के माध्यम से दर्शाया है। और होंठों के अंदर ही दांत, जिसको हम दंत कहते हैं, और ये नाक है। नाक से उच्चारण होने वाले जो शब्द हैं उनको हम नासिका नाम देते हैं, और उनका जो नाम है वो नासिक के पड़ता है। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये आवाज का बॉक्स आपने देख ही लिया है। ये जो इधर है, आप इसको बाद में हम पढ़ेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं उच्चारण स्थान की तरफ। तो देखिए, ये है वर्ण हमारे, और ये है इनका। आगे आपने स्थान लिखना है और उसके पश्चात नाम लिखना है। ठीक है, वर्ण जैसे हमारा क वर्ग है, और अ, आ, ह, विसर्ग। कौन कौन से? अ, आ, ह और विसर्ग, और क वर्ग। क वर्ग मैंने आपको पहले भी बताया था कि हिंदी वर्णमाला के आधार पे जो हमारे 5 वर्ग हैं, क वर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। ठीक है, इसको किस तरह से याद रखना मैंने आपको पहले संक्षिप्त रूप में बताया है कि आपको क, च, ट, तप इस तरह से याद रखना है। पहला पहला अक्षर लेके आपको याद हो जाएगा कि ये चवर्ग है, टवर्ग है, या तवर्ग है, या पवर्ग है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सर्वप्रथम तो ये ट्रिक है आपको याद करने का। और ये हमारे आए, क्या आए? ह और विसर्ग कंठ में, कंठ से कंठ्य, और आपने इसको के नाम देना है कंठ के माध्यम से ही। ठीक है, और दूसरा है ई, ई चवर्ग। चवर्ग मतलब च, छ, 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 य। ठीक है, और य, श, साथ में य और श भी लेना है। ये आया हमारा तालु, त के लिए आपने टी देना है, ये बना तालव्य। और तीसरा है री और रश। री टवर्ग और रश लेना, र, श, स, षटकोण वाला। ठीक है प्यारे बच्चों, तो टवर्ग मतलब ट, ठ, ड, ढ, ण। ठीक है, ये किस में आए? हमारे टवर्ग वाले मूर्धा में। ठीक है, मूर्धा में। जैसे हम ट की आवाज निकाल रहे हैं तो कैसे ट या री बोल रहे हैं, तो हमारे इधर को ध्वनि, हमारी जो जीवा है वो ऊपर की तरफ स्पर्श कर रही है, ये मूर्धा है। जिस तरह हमने क कहा तो हमारा कंठ से निकला, इसलिए ये कंठ कहलाया। हमने च कहा तो ध्वनि हमारी थोड़ी ऊपर की तरफ गई, तो ये तालु कहलाया और इसका नाम तालव्य हो गया। ठीक उसी प्रकार ये मूर्धा भी है, जहां से हमारे मुख से ध्वनि निकल रही है और जिस अवयव को छू रही है उसी के आधार पर उसका नाम रखा जा रहा है। ठीक है बच्चों, और अगला है तवर्ग। ठीक है, तवर्ग और लसा। तवर्ग में त, थ, द, ध, न हम सभी जानते हैं। देखो जैसे त, थ, द, ध, न, हम ये उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे जो दांत हैं वो जीवा दांत को स्पर्श कर रही है। आपने त बोल के देखा होगा, बाहर वाले भाग को नहीं, अंदर वाले भाग
को छू रही है, ठीक है, इसलिए इसका नाम दंत पड़ा और स्थान इसका दंत है और नाम इसका दंत है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब अगला है हमारा पांचवा उ उ प वर्ग, प वाला सारा जो वर्ग है हमारा प फ ब भ म, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो जैसे हमने प फ, देखो होंठ काम कर रहे हैं ना, इसमें होंठों का काम हो रहा है, तो इसमें क्या नाम आएगा, इसका क्या स्थान है, ओष्ठ, और नाम क्या होगा इसका, ओष्ठ्य, क्या नाम होगा, ओष्ठ्य, ठीक है प्यारे बच्चों। और छठा है हमारा जितने भी ये पंचम अक्षर है हमारे, पांचवा अक्षर, ये सब बिंदी के लिए अर्थात अनुस्वार के लिए प्रयोग होते हैं, अनुसार की जगह बिंदी की जगह प्रयोग होते हैं, चाहे ग है, चाहे य है, चाहे न है, चाहे न है, चाहे म है। ये देखो मैंने इधर इशारा किया हुआ है, इंडिकेशन किया हुआ है, नासिका, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये जो छठा है हमारा, ये पूरे हमारे पंचम वर्णों का यह अनुस्वार है, या बिंदी जिसे हम कहते हैं, ग य न न म, जैसे हम मंडी लिखेंगे तो आधा न लिखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, संभव लिखेंगे तो आधा म लिखेंगे स के पश्चात, ठीक है। और ये बिंदी लगानी हो कहीं पे हमने तो बिंदी भी लगाते हैं अनुस्वार, ठीक है। ये नासिका अर्थात जब हम बिंदी वाले किसी भी शब्द का प्रयोग करते हैं तो ध्वनि हमारे नाक से भी निकलती है, ठीक है, इसलिए इनका नाम स्थान नासिका है और नाम इनका नासिक्य है। क्या नाम है, नासिक्य, ठीक है बच्चों। और अगला है हमारा ए आई, ठीक है, जैसे बोलने से पता चल रहा है, ए आई कहाँ से निकल रही है ध्वनि, कंठ और तालु से, उच्चारण करके आपने देखना है। तो स्थान इनका कंठ तालु, आपने केटी इंग्लिश में लिखना है, नासिका के लिए एन लिखना है, ठीक है। और कंठ तालु इनका नाम हो गया कंठ तालव्य, क्या नाम हुआ, कंठ तालव्य, ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला है ओ औ, देखो जैसे बोलने से ही पता चल रहा है, ओ औ, कंठ और ओष्ठ का प्रयोग हो रहा है, बोलो ओ औ, देखो होंठ भी ऐसे आगे को आ रहे हैं ना, तो ये कंठ और ओष्ठ का प्रयोग हो रहा है। स्थान हुआ इनका कंठ ओष्ठ और नाम हुआ इनका प्यारे बच्चों कंठोष्ठ्य, क्या हुआ, कंठोष्ठ्य। और अगला हमारा नवम है व, देखो कहाँ से निकल रही ध्वनि, व होंठों से, होष्ठ, ठीक है। तो इसमें दांत, दंत और ओष्ठ का काम है, स्थान है इसका दंत, वो जैसे हम बोले दांत भी इससे स्पर्श कर रहे हैं, तो दंत और ओष्ठ और नाम पड़ेगा इसका दंतोष्ठ्य। तो प्यारे बच्चों ये थे हमारे उच्चारण स्थान। अब आपने किस तरह से इसको याद रखना है, एक आसान ट्रिक बताती हूँ। KTM DON, ये क्या बना, KTM, पेटीएम की जगह आपने क्या याद रखना है, KTM, और डॉन DON, डॉन, क्या हुआ, कैसे, कैसे कंठ, T से तालु, M से मूर्धा, D से दंत, O से ओष्ठ, N से नासिका और KT से कंठ तालु, ठीक है, KD से KO से कंठ ओष्ठ और DO से दंत ओष्ठ, ठीक है प्यारे बच्चों। इस तरह से आपको आसानी से याद रहेगा, आपने ये ट्रिक अपनाना है। इंग्लिश वाले ये शब्द याद रखने हैं, पहले शब्द नहीं, सॉरी, जो लेटर वर्ड है हमारे। तो आगे हम थोड़ा सा फिर से एक बार स्वरों की भी बात कर लेते हैं। मैंने पहले भी किया, आपको जब भी व्याकरण पढ़ाया है, तो आज फिर से करेंगे हम। स्वर क्या है, स्वर क्या है बच्चों, जो स्वतंत्र रूप से बिना किसी अवरोध के या बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, वो क्या है, स्वर। कितनी संख्या है प्यारे बच्चों इनकी, 11, कितनी है, 11, ठीक है। और इनके भेद कितने हैं, या इनके प्रकार, या इनके भेद, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। इनके भेद हैं 3, कौन से, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो ह्रस्व जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है या 1 गुना समय लगता है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये जितने भी छोटी एक ही मात्रा वाले हैं, जैसे अ, इ, उ, री, ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या है, ह्रस्व स्वर, ठीक है। और दीर्घ जिनके उच्चारण में कितना समय लगता है प्यारे बच्चों, दुगना, जैसे बड़ी की मात्रा भी आ गई इसमें, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ आदि, ये क्या है, दीर्घ। दीर्घ का मतलब होता है बड़े, है ना। तो इनकी जो उच्चारण करते समय हमारा दुगना समय लग रहा है, ठीक है। इस प्रकार ये दीर्घ स्वर हुए। और प्लुत, प्लुत हुआ जिसमें 3 गुना समय लगता है, जैसे होम, देखो 3 गुना लग रहा है ना, पहले में कम लगता था, दूसरे में दुगना और तीसरे में 3 गुना। पहला क्या था,
ह्रस्व और दूसरे नंबर पे दीर्घ, तीसरे नंबर पे प्लुत। ठीक है प्यारे बच्चों, और आगे हम व्यंजन के वर्गीकरण के बारे में देखेंगे थोड़ा सा, जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं। स्वर क्या थे? स्वतंत्र रूप से बिना किसी अवरोध के बोले जाएं या बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाएं, वो स्वर। और व्यंजन क्या है? अब व्यंजन प्यारे बच्चों, व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, चाहे कोई भी व्यंजन हो। हाँ, ये अलग बात है जब हम किसी व्यंजन को आधा लिखते हैं, जैसे क्या लिखेंगे तो कया नहीं पढ़ेंगे, क्या से स्वर रहित व्यंजन है ये। ठीक है, ये भी कई प्रकार से लिखे जाते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे मैं क बोल रही हूँ, क तो क के साथ अ की ध्वनि खुद ही आ रही है। ख बोल रही हूँ तो अ की ध्वनि खुद ही आ रही है, अर्थात क्या है, इनको बोलने में किसकी सहायता लेनी पड़ रही है? स्वरों की। ठीक है, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वरों की सहायता से जो बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इनके भी प्रमुख रूप से 3 भेद हैं, प्रमुख रूप से कह रही हूँ। ठीक है, नंबर 1 स्पर्श व्यंजन। ठीक है प्यारे बच्चों, स्पर्श भी हुए। और नंबर 2 पे है हमारा ऊष्म है। और नंबर 3 पे कौन से हुए? हमारे अंतस्थ हुए। ठीक है प्यारे बच्चों, नंबर 2 पे अंतस्थ, नंबर 3 पे ऊष्म, सॉरी उल्टा बोल दिया था। तो आपके जो स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श, अभी आपको कवर्ग काम आएगा, जितना भी है कवर्ग पवर्ग वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ये आपने यहाँ तक पंचम अक्षर वाले जो जितने भी हैं माँ तक, यहाँ से लेके का से लेके माँ तक सारे जो व्यंजन हैं वो क्या है? स्पर्श व्यंजन। 25 है इनकी संख्या। और ठीक है, कितने हैं? 25। ठीक है प्यारे बच्चों, और अब आए अंतस्थ। अंतस्थ मतलब जिनकी ध्वनि अंदर से निकलती हो, वो कौन से हुए? य र ल व। और इनकी संख्या है 4। कितनी संख्या है प्यारे बच्चों? 4। ठीक है, आपको याद रखनी है अंतस्थ व्यंजन य र ल व। और उसके पश्चात आए हमारे ऊष्म व्यंजन। कौन से? ऊष्म व्यंजन। देखो जैसे बोलने से ही पता लग रहा है, ऊष्म मतलब गर्म, हम जिनके उच्चारण में गर्म हवा निकलती है उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं, जैसे श श स ह। ठीक है प्यारे बच्चों, इनकी भी संख्या 4 हैं। ठीक है, जैसे हम सर्दियों में श का उच्चारण करते हैं, आपने उच्चारण करके देखना, सुबह सुबह जब ओस पड़ी होती है धरती पर, तो आपके जो श का उच्चारण आप करेंगे तो आपके मुख से क्या निकलेगा? धुआं निकलेगा। ठीक है, जैसे आग जलती नहीं है, आपने गिल्ली लकड़ियां डाली हो तो धुआं निकलता है ना, ठीक उसी प्रकार, या किसी चीज के जलने से धुआं निकलता है, उसी प्रकार जब हम श का उच्चारण सुबह सुबह, सर्दियों की सुबह खासकर मैं बात करूं, तो आपके मुख से गर्म वायु निकलती है और धुआं जैसा निकलता है, इसलिए इनका नाम ही क्या पड़ गया है? ऊष्म व्यंजन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हुए हमारे ऊष्म व्यंजन। और उसके पश्चात हैं हमारे उत्क्षिप्त। अब देखो, उत्क्षिप्त का मतलब होता है ऊपर उछाला हुआ या ध्वस्त। उत्क्षिप्त मतलब ऊपर उछाला हुआ। और किसको ऊपर उछालेंगे? जब हम जिस वर्ण का उच्चारण करेंगे तो हमारी जो जीवा है वो ऊपर की तरफ उछलती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा है? उत्क्षिप्त। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे हम ये 2 हैं संख्या में, कौन से हैं? ड़ और ढ़। देखो ड़ ढ़, आपकी जो जीवा है वो ऊपर की तरफ उछल रही है, ढ़ ढ़ बोल के देखिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये भी संख्या में 2 हैं। और अगला है हमारा लुंठित। लुंठित व्यंजन। ठीक है प्यारे बच्चों, जब जीवा मूर्धा पर जाकर लुढ़कती है, लुंठित मतलब लुढ़कना, जब हमारी जीवा कहाँ पे? इधर को अंदर वाले भाग में मूर्धा पे जाके लुढ़कती है, तो क्या ध्वनि, कौन सा व्यंजन होता है? लुंठित व्यंजन। अब जैसे आप र बोलोगे तो ये मूर्धा पे लुढ़क रही है आके, र ऊपर की तरफ। ठीक है प्यारे बच्चों, र, तो इसलिए र क्या है? लुंठित व्यंजन है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगला है हमारा पाशर्विक। पाशर्विक व्यंजन, जब जीवा ऊपर चिपक जाती है उसे हम पाशर्विक व्यंजन कहते हैं। जब हम बात करते हैं, हाँ, हमारी जो जीवा है वो ऊपर की तरफ, हमारा जो माउथ का छत है ना, रूफ, इधर को जब हम बात करते हैं तो ऊपर की तरफ चिपक जाती है हमारी जीवा। जैसे हम क्या बोलेंगे? ल बोलो तो क्या हो रहा है? मुख के ऊपर वाले भाग से हमारी जीवा चिपक रही है, तो ये कौन सा व्यंजन है? पाशर्विक या लह, ये नह। ठीक है, नह, आधा न और ह। ठीक है,
नन्ही, नन्ही तो ना ऊपर की तरफ चिपक रही है हमारी जो जीवा है प्यारे बच्चों, तो इसलिए ये कौन सा हुआ, पार्श्विक व्यंजन। और इसके पश्चात संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 है प्यारे बच्चों, क्ष, त्र, श्र और ज्ञ। क्ष कैसे बना, क और स षटकोण वाला मिला के क्या बनता है, क्ष। और उसी प्रकार त्र, त जमा र क्या बना, त्र। 2 व्यंजनों को मिला के बनाया तभी ये संयुक्त है। और श्र, श जमा र मिला के क्या बना है, श्र। ठीक है प्यारे बच्चों। और ज्ञ, इसमें थोड़ा सा अपवाद है, कुछ चीजें हमारे नियमों से हटकर होती हैं। जैसे हम ज और य मिला के लिखेंगे लेकिन पढ़ेंगे इसको ज्ञ। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि इसका उच्चारण ज्ञ ही अच्छा लगता है, ज्ञ, ज्ञानी, ज्ञानी पढ़ना हमें अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अपवाद है, इसमें नियमों के विरुद्ध है, लेकिन हम इसे ज्ञानी ही, ज्ञानी, ज्ञ ही पढ़ेंगे। ज और य को मिला के ये बना हुआ है। तो इस प्रकार हमारे हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त अक्षर भी हैं। और हमारी हिंदी वर्णमाला में प्यारे बच्चों 4 ही संयुक्त स्वर भी हैं, इसको भी हम अभी जानेंगे। संयुक्त स्वर भी कितने हैं, 4। तो प्यारे बच्चों ये है हमारे संयुक्त स्वर ए, आई, ओ, औ। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ और लिखा गया है औ। ठीक है, तो अ जमा इ बना ए, और नंबर 2 पे आ जमा ए बना ऐ। ठीक है प्यारे बच्चों, और उसके पश्चात आ जमा उ बना ओ। ठीक है, आ जमा ओ बना औ। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमारे ये दो स्वरों को मिला के बने हैं, 2 स्वरों से एक स्वर बना है, इसलिए इनका नाम संयुक्त, मतलब इनको इकट्ठा किया गया है, जोड़ा गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए इनका नाम संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, और अगला हम प्राणवायु अर्थात जो हमारी प्राणवायु हम सांस लेते हैं फेफड़ों के द्वारा, ठीक है, उसकी मात्रा के आधार पर भी व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। इसकी मात्रा के आधार पर मतलब श्वास जितनी निकलती है जिसके उच्चारण में, ठीक है, अगर कम निकले तो अल्प प्राण, अगर प्राणवायु ज्यादा निकले, ठीक है प्यारे बच्चों, तो महाप्राण। ठीक है, फेफड़ों से निकलने वाली हवा का ज्यादा प्रयोग हो तो महाप्राण, अगर कम प्रयोग हो उन जिन वर्णों के उच्चारण में तो वो अल्प, अल्प मतलब थोड़ा, अल्प प्राण होंगे। ठीक है, तो अल्प प्राण की क्या परिभाषा है जानते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में फेफड़ों से आने वाली हवा कम मात्रा में निकलती है या लगती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। अब बेटा कौन से हुए अल्प प्राण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और यरलव, ये सब क्या है, अल्प प्राण। जैसे पहला तीसरा कौन हुआ बच्चों, अब मैं वर्ग को हिलूं, क ख ग घ ग। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहला हुआ क, ख तो दूसरा है, फिर क्या है क ख, ग हुआ तीसरा। ठीक है, और घ, क ख ग घ, और पांचवा कौन हुआ, अंग। ठीक है, ये तीनों क्या है, इनके उच्चारण में कम हवा लग रही है, इसलिए क्या है ये अल्प प्राण, और साथ में यरलव भी शामिल करने हैं। ठीक है, जो हमारे अंतस्थ व्यंजन है। अब है महाप्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में फेफड़ों से आने वाली हवा अधिक मात्रा में निकले उन्हें महाप्राण कहते हैं, उन्हें महाप्राण कहते हैं। अब प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण है। ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरा और चौथा, अब आप खुद ही गिनो, कवर्ग लो चाहे पवर्ग लो, प फ ब। अब देखो प में तो कम प्राणवायु लगती है, लेकिन फ बोलने में हमारे फेफड़ों से ज्यादा हवा निकल रही है, ये दूसरा और चौथा है। तीसरे नंबर पे क्या आया, प फ ब आया तीसरे पे, और चौथे पे क्या आया, भ। तो देखो प फ ब भ में भी हमारी जो फेफड़ों से निकलने वाली हवा है वो ज्यादा मात्रा में निकल रही है, भ। इसलिए दूसरा और चौथा जो हमारा व्यंजन है वर्गों का, वो क्या है, महाप्राण। ठीक है प्यारे बच्चों, महाप्राण है। और अनुस्वार, अभी उच्चारण जब हम नाक से करते हैं, मैंने पीछे भी बताया आपको, जो हमारे पंचम अक्षरों अनुस्वार में प्रयोग होते हैं, बिंदी जिसको हम कहते हैं, सिर्फ नाक से निकलती है ध्वनि, मुख और नाक दोनों, नाक से निकलती है ज्यादातर इसकी जो ध्वनि है, बिंदी जब लगाई होती है अकेली बिंदी। ठीक है प्यारे बच्चों, और अनुनासिक, अनुनासिक क्या है प्यारे बच्चों, जब हमारी ध्वनि जो है नासिक, अनु मतलब मुख, नासिक मतलब नाक, मुख और नाक दोनों से निकले,
तो वहां अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु, चंद्र आधा चांद और बीच में बिंदु, उसको चंद्र बिंदु कहते हैं। जहां चंद्र बिंदु लगा होता है वो कौन से स्वर होते हैं? अनुनासिक, और उनकी जो ध्वनि है और मुख और नाक दोनों से आती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप इस प्रकार आज वर्णों का जो वर्गीकरण है वो समझ चुके हैं। फिर किसी दिन हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और आप ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़ अगला वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।